हम्म, हेलो हेलो हेलो। जुड़ गए सभी लोग। तो शैल वी स्टार्ट। ओके, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आ, यहाँ पे आउटपुट स्पीकर का जो है वो बंद है। तो अगर कोई क्वेरीज है तो आप बिल्कुल पिंग कर लीजिएगा। सुप्रभातम सभी को दोबारा। सी यार, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का कल हमने बेसिक डिस्कशन किया था। मतलब ये सब्जेक्ट में 3 हिस्से हैं, ऐसा करके हमने डिस्कशन किया था। पार्ट 1 से हमने शुरुआत की है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग सीआर से 40 नंबर के लिए है। पार्ट 2 वैल्यूएशन का इसके बाद शुरू होगा, और इंसॉल्वेंसी का पार्ट जो है वो अक्षय सर आपका करा ही रहे। चलो, तो पार्ट 1 में जो सीआर में 40 नंबर का सीआर है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का, उसमें 11 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। पार्ट 2 20 मार्क के लिए बहुत जबरदस्त है, बस 2 टॉपिक हमें पढ़ के खुश रहना है। तो पार्ट 1 का पहला टॉपिक जो था टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, उसकी बात की थी। इसमें सबसे पहले रीस्ट्रक्चरिंग इस शब्द का हमने मतलब डिस्कस किया था। तो रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रीस्ट्रक्चरिंग? तो रीस्ट्रक्चर मतलब चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो भी बिजनेस का स्ट्रक्चर है वो चेंज करना। क्यों चेंज करना चाहते हो भाई? बिजनेस सेट है, सब कुछ जबरदस्त चल रहा है, ठीक है, तो क्यों बिजनेस के स्ट्रक्चर में चेंज करना है? क्योंकि आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। आपके ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी को अपना इफिशियंसी बढ़ाना, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। किसी को अपना मार्केट शेयर बढ़ाना, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। किसी को नए मार्केट चेंजिंग मार्केट रिक्वायरमेंट्स के लिए अडॉप्ट करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव कोई भी हो, ठीक है, अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ाना, प्रॉफिट कमाना, यही लोगों का उद्देश्य होता है। और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ही रिस्ट्रक्चर किया जाता है, या एक्सपेंसेस या लॉसेस अवॉइड करने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग किया। ओके, तो इफ तो अब इन इनडायरेक्टली अगर आपको ग्रो करना है तो ग्रो करने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग करना जरूरी है। तो ग्रोथ दोस्तों 2 टाइप की होती है, एक होती है ऑर्गेनिक किस्म की, इनऑर्गेनिक किस्म। ऑर्गेनिक ग्रोथ नेचुरल ग्रोथ है, जो इनबिल्ट है। ठीक है, सो कल इसके बारे में हमने एकदम डिटेल में चर्चा ये डिस्कस किया था कि देखो, बाय नेचर, द रूल ऑफ नेचर, द सिंपल रूल ऑफ नेचर इज टू ग्रो। ये जो चीजें ग्रो नहीं करेगी वो मार्केट से बाहर निकल जाएगी। तो ग्रोथ बाय डिफॉल्ट है, इनबिल्ट है सिस्टम में, और बिजनेस में भी ग्रोथ इनबिल्ट होना चाहिए। जो बिजनेस ग्रो नहीं करता वो बिजनेस एक समय के बाद बंद होने की संभावना बढ़ जाती है। ग्रोथ 2 टाइप की होती है, एक होती है ऑर्गेनिक किस्म की, है इनऑर्गेनिक किस्म। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, इंटरनल ग्रोथ मतलब कंपनी इस ग्रोथ के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, खुद ही कंपनी कोशिश कर रही है ग्रो करने की, ऑर्गेनिक ग्रोथ। ओके, तो इसमें रिस्क कम होता है। इसमें एक तो आप आपके नए मार्केट्स में आप आपका प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, या नया प्रोडक्ट बेचना आप शुरू करते हो। ठीक है, सो तो दैट इज मतलब आप खुद ही एक्सपेंशन मोड। ठीक है, या आपके लॉस मेकिंग प्रोडक्ट्स आप बंद कर देते हो, लॉस मेकिंग यूनिट्स बंद, तो ऑल दिस आर दैट रिड्यूस कर देते, ऑल दिस आर नथिंग बट द वेज ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ, मतलब आपने अक्वायर किया, किसी के साथ मर्ज हो गए। ठीक है, सो मर्जर एमालगमेशन वगैरह, मतलब कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर करना, जेवी बना ली। ठीक है, सो और दिस आर नथिंग बट द टाइप ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ। तो एक्सटर्नल ग्रोथ फास्टर हो सकता है कि आप इसमें बहुत जल्द किसी के साथ हाथ मिलाने के बाद आपकी ग्रोथ बहुत फटाफट हो जाए, लेकिन रिस्क भी, क्यों? ओनरशिप चेंज हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है।
ठीक है, मैनेजमेंट चेंज हो जाता है। तो आ, और जिसके साथ आप हाथ जोड़ना चाहते हो, ठीक है, का बिजनेस कैसे, वो बाहर से आपको अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से उतना ही अच्छा होगा, मैनेजमेंट के तौर तरीके उतने ही सही रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं। तो इसके लिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ हमेशा थोड़ा रिस्की माना जाता है। ओके, हाँ ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ अगर सही तरीके से किया जाए तो इनऑर्गेनिक आपको वैल्यूएशन या मार्केट शेयर या बहुत जल्दी हो जाएगा, कम मेहनत के ज़्यादा आउटपुट की संभावना होती है। कल हमने एग्जांपल भी डिस्कस किए थे, एयरटेल का जो ग्रोथ है ऑर्गेनिक किस्म का है, ठीक है, जहाँ पे केवल टेलीकॉम सर्विसेज देते थे, अब तो जो ऑप्टिक सर्विसेज फाइबर, सॉरी वो क्या बोलते हैं आपकी वाईफाई वाली सर्विस, फाइबर वाली सर्विसेज देना शुरू किया। इसके अलावा न केवल ऑप्टिक फाइबर वाली वो सर्विसेज दे रहे हैं, बल्कि एयरटेल ने अपना पेमेंट के भी प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं। तो ऐसे अलग अलग वर्टिकल्स में जा रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है लेकिन ऑर्गेनिक किस्म। वोडाफोन आइडिया की इनऑर्गेनिक ग्रोथ, एक कंपनी साथ मर्ज हो गई अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, एग्जाम्पल था ऑर्गेनिक ग्रोथ का, ये हमने कल के सत्र में डिस्कस किया। ओके, उसके बाद कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या? ओके, तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किस टाइप से होता है, तो शायद ये डिस्कस नहीं। ओके, तो लेट अस गो थ्रू दैट। पहला सिर्फ हमने रिस्ट्रक्चरिंग डिस्कस किया, उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग के पीछे का उद्देश्य है ग्रोथ, ग्रोथ के की परिभाषा डिस्कस की, ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है, और तब हमें इनऑर्गेनिक ग्रोथ से रेफरेंस मिला कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का। तो उसी के बारे में अब हम करेंगे चर्चा। ओके, तो इसी से करते हैं शुरुआत, इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ये जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है मतलब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, ठीक है, इसमें एग्जैक्टली किया क्या जाता है, तो यहाँ पे डिफाइन किया है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिग्निफिकेंटली चेंजिंग द कंपनी बिजनेस। ठीक है, एक तो आप कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज या मैनेजमेंट टीम चेंज या कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज करने, तब एग्जैक्टली कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में क्या चेंज होता है, कहाँ बदलाव होता है, तो ये तीन में से किसी एक एरिया में बदलाव होता है। ओके, तीनों का एक एक करके समझ लेते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज किया जाता है, मॉडल जैसे मतलब या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पीछे की वन ऑफ द वजह इस कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज। जैसे कल का एक एग्जांपल मैंने किया था आईटीसी का, आपको आईटीसी जो हैवीली का रेवेन्यू, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो थी वो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी डिपेंडेंट थी। अब टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स का मार्केट तो है, ठीक है, लोग कंज्यूम करना बंद नहीं करेंगे, ये तो बात सही है, लेकिन गवर्नमेंट का रेगुलेशंस प्रतिबंध इस पे आ जाता है, और समझो आगे जाके एक समय आता है कि गवर्नमेंट जो है इसको बैन ही कर देता है, या कुछ स्टेट्स इसको बैन कर देते हैं, जैसे अल्कोहल का कंजम्पशन कुछ स्टेट्स में इंडिया में बैन कर दिया। तो अगर इन ऑर्डर टू इंटरेस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, अगर ये चीजें बैन हो जाती है आगे जाके तो आपका बिजनेस ही बंद हो जाएगा भाई। तो इसके लिए कहीं ना कहीं इस रिस्क को आपको एलिमिनेट करना, तो अपने आपके बिजनेस के, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, जिसने में रिलायंस ने अपने बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया, ठीक है, रिलायंस को जैसे ही समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं आगे जाके अपना पेट्रोकेमिकल बिजनेस धोखे में आ सकता है, अदर पेट्रोलियम बिजनेस के पेट्रोलियम बिजनेस धोखे में आ सकता है, तो कंपनी ने वो एक्विजिशन करना शुरू किया। अब तो कंपनी, आप यू जस्ट नेम द बिजनेस, दे आर इनटू दैट बिजनेस, आप सिर्फ बिजनेस का नाम बताइए वो बिजनेस में है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, न्यूज इंडस्ट्री को, ठीक है, देन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को नहीं, बिल्कुल टेलीकॉम बिजनेस को नहीं, तो आप कोई वर्टिकल रिटेल बिजनेस को, ठीक है, सो कोई भी वर्टिकल, यू नेम द वर्टिकल एंड दे आर इनटू, इतना डाइवर्सिफिकेशन। तो सबसे पहले कंपनी अपना बिजनेस मॉडल जब बदलने की सोचती है, ठीक है, तो दे नीड टू गो इन फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर। या फिर दूसरा, मैनेजमेंट टीम बदलने की नौबत जब आती है। अब मैनेजमेंट टीम क्यों लोग बदलते हैं, क्योंकि इस मैनेजमेंट की विचारधारा पे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ठीक है, अब इससे आगे अगर हमें ऊपर उठ के आगे बढ़ना है, ये विचारधारा से अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो फिर एक ट्राई करके देखते हैं। क्या ट्राई करके देखते हैं? लेट अस चेंज द मैनेजमेंट टीम। मैनेजमेंट टीम बदलते हैं, नई मैनेजमेंट लेके आते हैं, नई मैनेजमेंट टीम के नए विचारों से ये कंपनी शायद कोई तरक्की के मार्ग पे राह पे चले। तो इसलिए कई सारी कंपनियां जो है वो अपने टॉप मैनेजरल पर्सनल्स को कुछ सालों के बाद बदलती रहती है, ठीक है, क्यों? वो मैनेजरल पर्सनल उस कंपनी को एक ऊंचाई तक पहुंचाया है,
अब उसकी क्षमता यहाँ पे खत्म हो गई है। इससे ऊपर अगर इस कंपनी को पहुंचाना है तो कोई नई विचारधारा होनी जरूरी है, इसके मैनेजमेंट चेंज करना पड़ता है। कभी कभार ठीक है आप ग्रोथ के लिए चेंज करते हो, कभी कभार आप बिजनेस बचाने के लिए चेंज करते हो। जैसे यस बैंक की केस में हुआ था, राणा कपूर जी जिन्होंने इस यस बैंक को का बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कराया, लेकिन कहीं ना कहीं राणा कपूर जी के कुछ निर्णय गलत हो गए, जिसके चलते देखिए जब आरबीआई ने इंटर किया तो राणा कपूर जी उठा के फेंक दिया और पूरा का पूरा मैनेज ठीक है कंजर्वेटियम ऑफ बैंक्स के एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक सबके मिला के एक बोर्ड की टीम गठित की गई और प्रशांत कुमार जी को इसका चेयर सालों के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैनेजमेंट टीम बदली, बिजनेस वही, सिर्फ मैनेजमेंट टीम या फिर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बदलाव लाया। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में मतलब डेट रिस्ट्रक्चरिंग खास करके, जहां पे कंपनी के ऊपर डेट का बर्डन इतना ज्यादा हो जाता है कि कंपनी चलना ही मुमकिन हो जाता है, क्योंकि कंपनी का डेट रिपेमेंट नहीं हो रहा है। कंपनी का अगर डेट रिपेमेंट नहीं होता तो कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स है ठीक है वो कंपनी के एसेट्स बेच के अपना पैसा रिकवर करने की कंपनी ठप हो जाता है। तो इसलिए देखिए जैसे जेट एयरवेज की केस में हुआ, जेट एयरवेज ने सऊदी कंपनी से कई सारी सऊदी वेंचर कैपिटलिस्ट से कई सारा डेट लिया था और वो रीपे नहीं कर पाए। रीपे न करने की वजह से देखिए ये डेट धीरे धीरे गॉट स्टार्टेड कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, और जैसे ही इक्विटी हो गया तो वैसे इन्होंने जेट एयरवेज का कंट्रोल अपने पास लेना। तो इन सारी वजहों के इन सारी चीजों के वजह से आपको रिस्ट्रक्चरिंग या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है इन ऑर्डर टू एड्रेस द चैलेंजेस। देखिए जैसे डेट रिस्ट्रक्चरिंग इज अ चैलेंज, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी, एक तो चैलेंजेस को एड्रेस नहीं करना है तो शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत महसूस। तो दिस इज हाउ द टर्म कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है। तो what is corporate restructuring? It is the process of significantly changing either the company's business model या फिर to change the company's management या to change the company's financial structure। तीन में से किसी एक चीज पर या तीनों चीजों के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज कर रहे हो आप, या फिर क्या चेंज कर रहे हो, मैनेजमेंट टीम या कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज। क्यों चेंज कर रहे हो? कंपनी के जो चैलेंजेस है, कंपनी की समस्या है वो आप एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जैसे यस बैंक की केस में और जेट एयरवेज की केस में द बेसिक ऑब्जेक्टिव वाज टू एड्रेस द चैलेंजेस, whereas रिलायंस इंडस्ट्रीज की केस में द बेसिक आइडिया बिहाइंड रिस्ट्रक्चरिंग was not to address the challenge but to increase the value of the shareholders। शेयर होल्डर्स की वैल्यू इंक्रीज करना ये मकसद। ओके चलो, तो अब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज एन इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ये तो हम अभी समझ चुके। ओके, आई बिलीव यहां तक का डिस्कशन समझा है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इस शब्द का मतलब आई बिलीव समझ में आया, और ये करने के पीछे की वजह भी आपको समझ में आ गई होगी। ओके चलो, तो आपकी आवाज मेरे तक पहुंच नहीं रही, लेकिन ठीक है मैं समझ गया रेगू जी को था और बाकी लोग। तो अब इसके आगे नीड एंड स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पीछे की जरूरत क्या है, नीड क्या है, तो कुछ पॉइंट्स मैं कर दिए हैं। अभी तक के डिस्कशन से आपको समझ आया ही होगा व्हाट इज द नीड, लेकिन एक एक करके डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद एग्जांपल। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आपके मॉड्यूल में दिए हैं, कुछ एग्जांपल्स में ऐड किए, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आए। सबसे पहला जो नीड है, ठीक है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने के पीछे की वजह, पहली वजह है शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाना। ठीक है, सो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनियां क्यों करती है, तो सबसे पहली वजह है, ठीक है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से क्या होता है ये हम समझ। ठीक है, अब क्यों किया जाता है, ठीक है, ये हम समझने की कोशिश। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ चेंज किया जाता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में, पहले एक बार बता दो। पहली चेंज कहाँ होती है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में, एक तो कंपनी अपना बिजनेस मॉडल चेंज करने की कोशिश करती है, या फिर कंपनी अपने मैनेज करने की करती है, या कंपनी अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स में बदलाव लाने की कोशिश। ठीक है, ये तीन प्रीडोमिनेंट चेंजेस है। पहला, कंपनी बिजनेस मॉडल चेंज करने की कोशिश करेगी, दूसरा मैनेजमेंट टीम को बदलने की कोशिश करेगी, या फिर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बदलने की। ठीक है, क्यों ये कोशिशें की जाएगी, टू एड्रेस टू द चैलेंजेस या टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वैल्यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने लिखनी है। अगर आप जब भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर के बारे में लिखते हो
तो ये चीजें आपने मेंशन करनी है। ओके, अब सबसे पहला नीड इज टू इनहांस द शेयर होल्डर्स वैल्यू। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एग्जांपल दिया, ठीक है। इन्होंने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके शेयर होल्डर की वैल्यू कैसे बढ़ाई। तो हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बिजनेस को हिस्सों में बांटते हैं, एक प्री जियो इरा और एक पोस्ट जियो। तब जियो लॉन्च करने से पहले कंपनी का जो मार्केट कैप था, मतलब कंपनी के का मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 6.5 लाख करोड़ के आसपास था। और पोस्ट जियो कंपनी का मार्केट कैप, ठीक है, जियो लॉन्च करने के महज 1-2 साल में कंपनी का 13.5 लाख करोड़, ठीक है। मतलब क्या शेयर होल्डर्स की वेल्थ में एडिशन हुआ है क्या, कंपनी ने अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के बाद। रादर कंपनी ने जो डिसीजन लिए, रिस्ट्रक्चरिंग के डिसीजन लिए, ठीक है, अपना बिजनेस मॉडल चेंज करने का जो डिसीजन लिया, यस, अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स वैल्यूएशन, ठीक है। अब ये 6.5 लाख करोड़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आज का एट प्रेजेंट कितना मार्केट, अगर आपको बता, तो आज का मार्केट कैप इस कंपनी का है 16.22 लाख करोड़। देखो मार्केट कैप दिखाई दे रहा है, 16.22 लाख करोड़ है आज का मार्केट। तो देवी और सज्जनों, मैंने तो यहाँ पे 13 लाख करोड़ लिखा है, ठीक है। सो ये 13 लाख करोड़ सिर्फ जियो आने के बाद का था। अब 16 लाख करोड़ तक कैसे पहुंची कंपनी, ठीक है, 16-17 लाख करोड़, वो भी शेयर की प्राइस करेक्ट होने के बाद का है, ठीक है। और इसमें और कुछ लाख करोड़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें इन्होंने एक कंपनी को डिवाइड कर लिया, जो फाइनेंशियल सर्विसेज, इस कंपनी का मार्केट कैप है 1.5 लाख करोड़, ठीक है। इसको डिमर्ज करने के बाद, ठीक है, इनका जो मार्केट कैप है 16.5 लाख करोड़ है। अगर इस कंपनी को डिमर्ज नहीं किया होता तो ये मार्केट कैप जो था वो 16.5 प्लस 1.5 लाख करोड़ इसमें ऐड कर दो, 16.5 प्लस 1.5 मतलब तकरीबन कितना हो गया, 18 लाख करोड़। मतलब ये 15 लाख करोड़, 13.5 लाख करोड़ के बदले द प्रेजेंट मार्केट कैप इज 8 लाख करोड़। अब ये कैसे क्या वैल्यू एडिशन किया उन्होंने, ठीक है। तो 13.5 लाख से 18 लाख करोड़ कैसे है, इस 4-5 लाख करोड़ में क्या क्या इंक्लूड है, इस 4-5 लाख में इनके रिटेल सर्विसेज का वैल्यूएशन इंक्लूडेड है, ठीक है। 1.5 लाख करोड़ समझो हटा दो, 1.5 लाख करोड़ जो है वो इसका वैल्यूएशन है फाइनेंशियल बिजनेस का, फाइनेंशियल आर्म का 1.5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन, लेकिन फाइनेंशियल आर्म छोड़ के बाकी वैल्यूएशन का रिटेल बिजनेस तकरीबन 3.5-4 लाख करोड़ के आसपास। तो दिस इज हाउ द वैल्यू इज एडेड बाय चेंजिंग द बिजनेस मॉडल। तो ये पहला जरूरत, रादर नीड फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने की वजह से कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। इसका एकदम रियल टाइम एग्जांपल आपके सामने। उसके बाद नेक्स्ट, ऑर्डरली रीडायरेक्शन ऑफ द एक्टिविटी। ऑर्डरली रीडायरेक्शन ऑफ द एक्टिविटीज मतलब क्या, कि देखो आपको बिजनेस में इस प्रकार से निर्णय लेना है कि न केवल कंपनी अभी प्रॉफिटेबल बने, बल्कि भविष्य में कुछ सालों के बाद भी कंपनी प्रॉफिट जो है वो सस्टेन कर सके, कंपनी अपने प्रॉफिट जो है वो मेंटेन कर सके। ओके, तो जैसे कि एक एग्जांपल इसके लिए दिया है बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो ये जो कंपनी थी, ऑफ कोर्स, ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग पुणे में था, ठीक है। बजाज ये कंपनी ही पुणे की है, ओके। अब इस कंपनी में स्कूटर्स बनाए जाते थे, वेस्पा नाम का स्कूटर, शायद आपको याद हो तो बहुत पॉपुलर था हमारा बजाज, ऐसा इनका पुराने जमाने में एडवर्टीजमेंट आता था। आई बिलीव आप लोग तब पैदा भी नहीं हुए, ठीक है। सो इंडिया में सबसे ज्यादा टू व्हीलर का, रादर इंडिया में सबसे ज्यादा साइकिल्स का इस्तेमाल अगर किसी सिटी में होता दैट वाज पुणे। एंड पुणे के लोग अगर साइकिल से स्कूटर पे अगर शिफ्ट होंगे तो पूरी इंडिया के लोग स्कूटर पे शिफ्ट होंगे, ऐसा इस कंपनी का मानना था। और इसलिए उन्होंने अपना स्कूटर का बिजनेस टू व्हीलर सेगमेंट में, ठीक है, इन्होंने स्कूटर का बिजनेस शुरू, इनकी वेस्पा बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, ओके। लेकिन एक समय आया, इसके बाद उनको समझ में आ गया कि ये जो वेस्पा है अब तो चल रही है, लेकिन ये हमेशा ही चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लोगों के लाइक्स डिसलाइक्स बदलेंगे,
एंड द स्कूटर वॉज सब्सटीट्यूटेड बाय बाइक्स, ठीक है। सो मोपेड बाइक से सब्सटीट्यूट हुआ स्कूटर का जमाना, और जब ये जमाना शिफ्ट हो रहा था तो बहुत सारे नए प्लेयर्स इस मार्केट में आए, टीवीएस, होंडा, ठीक है, ऐसे कई सारे प्लेयर्स इस, रॉयल इनफील्ड आपका, दैट इज आइशर मोटर, ओके। तो ये सारे अलग अलग प्लेयर्स इस मार्केट, और ये इनके स्कूटर का डिमांड कम होने लगा। जब इनको समझ में आ गया, इनफैक्ट एक स्थिति तो ऐसे आई थी, बजाज वॉज गेट क्लोज, बजाज ऑटो, ये कंपनी ही बंद होने वाली थी, कंपनी ही बंद होने वाली थी बजाज ऑटो, ओके। तो फिर जब इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग कराया, इनकी मैनेजमेंट टीम को जब आ गया, तब नए मैनेज जबरदस्त टाइप की बाइक लाई, ठीक है। आगे भी एग्जांपल में आपको बजाज के बारे में बता दूंगा। तो इन्होंने टू व्हीलर मार्केट में एंट्री किया और बाइक का बिजनेस है, बाइक का मैन्युफैक्चर, एक जमाने में कंपनी बंद होने, अब वो हाईली की इंडिया वर्ल्ड्स हाईली वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली अगर टू व्हीलर कंपनी कोई है तो वो, यस। तो कोलैबोरेशन विथ, यस, कोई तो फॉरेन कंपनी है, उनके साथ कोलैबोरेशन करके, केटीएम आई बिलीव, केटीएम के साथ कोलैबोरेशन करके उन्होंने उनकी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके इन्होंने टू व्हीलर सेगमेंट में क्रांति लाई इंडिया, ओके। चलो, तो Bajaj Auto's market cap has crossed 1 lakh crore, making the world's most valuable two-wheeler company. Okay, तो बजाज कैप का एड, और आज का मार्केट कैप 1,67,000 करोड़, ठीक है। 1,67,000 करोड़ इज द मार्केट कैप ऑफ दिस कंपनी, ओके। और जो कंपनी एक जमाने में बंद होने वाली थी, अगर आपको दिखाना ही है कि वाकई ये बंद होने वाली थी क्या, इसका मैक्स वाला मैं ग्राफ निकाल, इस कंपनी की स्थिति क्या हुई थी 2008 से पहले। ये कंपनी का शेयर का प्राइस जो है 2005, 6, 7 में 1100-1200 रुपये पे ये शेयर कंपनी का ट्रेड हो रहा था, ठीक है। और देखो 2008 में जो 1200 रुपये पे जो शेयर ट्रेड होने वाला हो रहा था, 1200, 1300, 1350 रुपये, 1350 रुपीज़ इस कंपनी के शेयर की प्राइस, ठीक है। सीधा ये शेयर आ गया था 150 रुपये, समझ रहे हो आप, और ये 2008 में, ठीक है। सो लोगों ने ये कंपनी को ही राइट ऑफ किया था, ठीक है। 150 रुपये इस शेयर की प्राइस हो चुकी थी, ठीक है। और उसके बाद ये सोच रहे थे अब ये कंपनी बंद होगी, इसके प्लांट बंद होंगे, कुछ नहीं होगा इस कंपनी का। और जैसे ही इस कंपनी ने खुद को रिस्ट्रक्चर किया, उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, देखने की जरूरत नहीं, ग्राफ आपको सब कुछ बयां कर रहा है कि रिस्ट्रक्चरिंग की स्ट्रैटेजी कितनी जबरदस्त टाइप की पावरफुल हो सकती है। जो 150 रुपये का शेयर था, आज उसी कंपनी का शेयर जो है 5,900 रुपया, मतलब 6,000 रुपये के आसपास ट्रेड। चलो, तो ऑर्डरली रीडायरेक्शन ऑफ फर्म्स एक्टिविटी, ये समझाने के लिए एग्जांपल दिए, ठीक है। आप आपके फर्म के एक्टिविटीज को कैसे रीडायरेक्ट करते हो, क्योंकि उतार चढ़ाव तो बिजनेस में होते ही रहता है, ठीक है। बस यू नीड टू हैव पेशेंस, ठीक है, यू नीड टू, मतलब थोड़ी सी सोच विचार आपकी सही होनी चाहिए, तब आप बिजनेस में आगे बढ़ते हो, ओके। नाउ डिप्लॉइंग सरप्लस कैश, ये थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है किसी बिजनेस में। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था जरा बताओ, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव या नीड बिहाइंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ऑर्डरली रीडायरेक्टिंग द बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस के एक्टिविटीज को रीडायरेक्ट करना, एक राह पे चल रहा है, उस राह से राह बदल के दूसरी राह पे उसको लेके जाना, ओके। देन थर्ड, डिप्लॉइंग सरप्लस कैश फ्रॉम वन बिजनेस टू फाइनेंस द प्रॉफिटेबल ग्रोथ अदर बिजनेस, ठीक है। मतलब ये है क्या, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर बिजनेस करके बहुत ज्यादा कैश क्रिएट हो चुका है, ठीक है, आपने बहुत ज्यादा कैश बना लिया है, तो अब ये कैश को बिजनेस में कैश इन हैंड रख के फायदा नहीं है, ठीक है। अगर कोई बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाता है, प्रॉफिटेबल बनने के बाद उसके पास कैश रिजर्व्स आ जाता है, तो कैश रिजर्व्स का अगर वो फिक्स डिपॉजिट एफडी वगैरह कर देते हैं, तो वो एफडी के ऊपर ब्याज कमा के आप शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं दे सकते। बिजनेस में अगर कोई भी बिजनेस में अगर कैश जमा हो जाता है, तो वो कैश खुद ही के बिजनेस में आप री करो, या एक तो शेयर होल्डर्स के बीच डिविडेंड करके बांट दो अगर आप खुद ही के बिजनेस, या फिर एक्सपेंशन करो। अब कई सारे बिजनेसेस की वैल्यूएशन कभी बढ़ ही नहीं रही थी, रीजन बिंग वो कैश का अपना सही इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे, ठीक है। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल्स इज आईटीसी, ठीक है। अब आप लोग आईटीसी का शेयर अगर रेगुलरली ट्रैक कर रहे हो, तो आपको समझ में आया होगा कि पिछले कुछ समय में आईटीसी के
शेयर प्राइस में जो चेंज हुआ है, ठीक है, चलो मैं मैक्स का चार्ट निकाल, देखो ये आईटीसी, इस कंपनी के शेयर प्राइस की हालत, ठीक है, 2003-4 में 20-25 रुपए में शेयर मिल रहा था, 20-25, कई सालों पुरानी कंपनी है ये, ठीक है, कई सालों से इसके शेयर की प्राइस में कोई बदलाव नहीं, फ्लैट, ठीक है, लोग परेशान थे इस कंपनी के शेयर से। रीजन क्या था? प्रॉफिटेबल नहीं थी, ऐसा नहीं थी, हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस, कभी लॉस ही नहीं होता इनको, प्रॉफिट ही रहता है हमेशा, हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस, लेकिन इनके बैलेंस शीट कैश इन हैंड था 50-60 हजार करोड़, 1-1 लाख करोड़ का कैश इन हैंड, इन कैश इन हैंड मतलब कैश एंड बैंक बैलेंस था। तो 1-1 लाख करोड़ रुपए का कैश लेके अगर कोई कंपनी बैठती है, अगर इन बैलेंस शीट, आज का पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलने के लिए वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, वो भी मिल जाएगा, लेकिन आज का इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखानी है, आप कहाँ गए हैं, कैश, तो देखिए इस कंपनी की कैश एंड कैश खोले और करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये दोनों चीज़ों को देखिए, ठीक है, इनकी करंट इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस जो है, ठीक है, 12,500 करोड़, एकदम आखिरी वाला बैलेंस दिखा रहा हूं मैं आपको, ये किस क्वार्टर का है, दिस इज फॉर सॉरी मार्च 2023 का, देखिए आज का पहला कॉलम देखिएगा, एकदम पहला कॉलम में करंट असेट में सबसे पहला आइटम है 16,350 करंट इन्वेस्टमेंट, ये रुपीज इन करोड़ है, और इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 3,800 करोड़ का कैश इन हैंड है, तो करंट इन्वेस्टमेंट 16,300 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,800 करोड़, ठीक है, यानी आज की तारीख में भी इस कंपनी के पास 20,000 करोड़ का लिक्विड फंड पड़ा है, 20,000 करोड़ का आज की तारीख में, ठीक है, वो एक जमाने में 50,000, 60,000, 70,000 करोड़ का कैश इन हैंड पड़ा हुआ करता, तो ये 70,000 करोड़ का आइडल कैश होने की वजह से कंपनी ग्रो ही नहीं कर पाती थी, क्यों? कंपनी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये पैसा कहाँ लगाओ, ऐसा तो नहीं हम सिगारेट का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए, क्योंकि ऑलरेडी अपन मैक्सिमम मार्केट शेयर अपने पास है, कई सारे लोगों को अपन सिगारेट फूकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स, अलग अलग मूवीज में, लेकिन सिगरेट वैसा एडवर्टीजमेंट करना अलाउड नहीं है, लेकिन अलग अलग मूवीज में, ठीक है, अपन लोगों को, फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को सिगरेट फूकते वक्त दिखाते हैं, और बस नीचे एक छोटा सा डिस्क्लोजर आ जाता है कि स्मोकिंग ऑफ सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ, लेकिन वहां पे अगर फिल्म एक्टर एक्ट्रेस ने सिगरेट फूका तो अल्टीमेटली पब्लिक भी वही एडलाइज कर लेता है, पब्लिक को लगता है कि दिस इज वेरी कूल, ठीक है, ऑटोमेटिकली कंपनियों का सेल बढ़ जाता है, इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट इन लोग करते हैं, तो ऑलरेडी इनके बिजनेस में बहुत ज्यादा कैश था, तो इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड पार्किंग द कैश इन वेरियस वर्टिकल्स, वेरियस बिजनेसेस, तो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स के अलावा दे एंटेड इनटू एफएमसीजी, होटल, देन पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर्स, पैकिंग मटेरियल, एग्रो बिजनेसेस, आईटी बिजनेस, ऐसे कई सारे बिजनेसेस जो है ये वर्टिकल्स में इन्होंने ऐसा इन्वेस्ट किया, और जो पास 50-60 हजार करोड़ का कैश बैलेंस है, अब वो कम हो के 20,000 करोड़ तक कैश बैलेंस आ गया। ओके चलो, तो आई बिलीव यहां तक समझा, थर्ड ऑब्जेक्टिव, फोर्थ ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लॉइटिंग इंटरडिपेंडेंस अमंग प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव बिजनेसेस, मतलब अगर दो बिजनेसेस के बीच में इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है, जैसे समझने के लिए एक एग्जांपल, अगर आपकी फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आप जानते हो कि ये जो फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ये फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कई सारे पार्ट्स यूज होते हैं, ठीक है, इंजन यूज होगा, छोटे मोटे कंपोनेंट के, तो ये पार्ट्स ये खुद नहीं बनाते, जैसे टायर यूज होगा, तो ये पार्ट्स वो खुद नहीं बनाते, तो ये किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, ये फोर व्हीलर में फिट करते हैं, और फोर व्हीलर में फिट करके फोर व्हीलर बना के बेचे जाते हैं, तो अगर आपका फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ठीक है, सो जिसके लिए आप इंजन खरीदते हो, टायर्स खरीदते हो, फोर के बेचते हो, तो अगर आपको रिस्ट्रक्चरिंग करना है, तो यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग किस किया जाएगा, तो जैसे बी लिमिटेड, ये जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इस बिजनेस को अगर आप खरीद के या आपके साथ इंटीग्रेट करा देते हो, तो इंटरडिपेंडेंस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो हम इंजन, वैसे तो इंजन इज अ बेसिक रॉ मटेरियल, जैसे अमूल ने किया, अमूल ने क्या इंटरडिपेंडेंस खत्म किया,
अमूल अगर ये डेयरी का बिजनेस करता, डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करता, ठीक है, तो इसको फार्मर से मिल्क खरीदना पड़ता, फार्मर से मिल्क खरीदता, ठीक है, उनसे मिल्क खरीद के डेयरी प्रोडक्ट बना के वो मार्केट में बेचता। लेकिन अगर कोई दूसरा डेयरी वाला अगर आ जाता मार्केट में, ठीक है, और फार्मर्स को वो हायर रेट दे के फार्मर्स का मिल्क वो खरीद लेता, तो अमूल का बिजनेस ठप हो जाता। ठीक है, तो इसलिए अमूल ने आइडिया किया, अमूल ने जो फार्मर्स हैं इन्हीं को अपना शेयर होल्डर बना दिया, इन्हीं को अपना स्टेक होल्डर बना दिया। तो ये अगर खुद ही इस बिजनेस के मालिक बन गए तो ये किसी और को मिल्क सेल नहीं करेंगे। तो जो रॉ मटेरियल था जिसके ऊपर डेयरी डिपेंडेंट है, वो रॉ मटेरियल ही उन्होंने इन हाउस कर दिया। तो इसकी वजह से इंटर, ओके, मर्सिडीज बेंज एंड बीएमडब्ल्यू बाइज इंजन फ्रॉम, ऐसे केस में इंटरडिपेंडेंस, रिस्क रिडक्शन, ठीक है, जैसे बिजनेस रिस्क, सस्टेनेबिलिटी रिस्क की अगर हम बात, जैसे फेसबुक आप जानते हो कि मिस्टर जकरबर्ग का इन्वेंशन था, लेकिन आप लोग ये भी जानते हो कि जैसे इंस्टाग्राम आ गया, क्या इंस्टाग्राम ने फेसबुक का बिजनेस कम कर दिया था क्या? बिल्कुल, ठीक है। सो इंस्टाग्राम ने और व्हाट्सएप, ये जो फेसबुक है इसका ऑलमोस्ट कम ही कर दिया था। जब जकरबर्ग जी को ये बात समझ में आ गई कि आने वाले समय में फेसबुक, सॉरी, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप जो है वो बहुत ज़बरदस्त टाइप का कंपटीशन फेसबुक के लिए क्रिएट करेगा और फेसबुक मार्केट से बाहर भी हो सकता है, तो जकरबर्ग ने बहुत ज़बरदस्त अमाउंट का पैसा दे के इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप दोनों को खरीद ली। ठीक है, रिस्क खत्म। ठीक है, चलो, तो रिस्क रिडक्शन वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज, ठीक है, अदर वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड नीड बिहाइंड कॉर्पोरेट रिस्क। देन डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंस, कोर कॉम्पिटेंस मतलब आपके बिजनेस की एक कॉम्पिटेंसी बढ़ाना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा जब बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग और बैंकिंग बिजनेस उन्होंने शुरू किया, तो देखो ये प्राइवेट बैंक्स को इंडिया में बैंकिंग बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि जो पीएसयू बैंक्स है ना, इनका नेटवर्क इतना जबरदस्त है, इनकी नंबर ऑफ ब्रांचेस थ्रू इंडिया, अक्रॉस इंडिया इनकी नंबर ऑफ ब्रांचेस फैली हुई है, अक्रॉस इंडिया ही इनकी ब्रांचेस भी हैं, और जो रूरल कस्टमर्स है ये सबसे, इनसे सबसे ज्यादा पैसा डिपॉजिट्स के माध्यम से आता है। ठीक है, और इनसे पैसा आने के बाद वो आप कॉर्पोरेट्स को लोन करके या बिजनेस हाउसेस को करके दे सकते हो। ओके, यही बैंक का बेसिक बिजनेस है कि आपको डिपॉजिट सस्ते में मिले और लोन जब आप महंगे में देंगे तो आपका बिजनेस लेवल होगा। अब ये प्राइवेट प्लेयर जब अपना बिजनेस करते हैं तो डायरेक्टली वो रूरल ब्रांचेस को टारगेट नहीं कर सकते। रूरल ब्रांचेस टारगेट करना, जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो जनरली गवर्नमेंट बैंक्स या पीएसयू बैंक्स के ऊपर ही ज्यादा करके विश्वास रखते हैं। ठीक है, प्राइवेट बैंक्स के ऊपर उनका विश्वास कम रहता है, तो उनसे डिपॉजिट्स अक्वायर करना बिकम्स अ चैलेंज। तो इसलिए कोटक बैंक ने दिमाग क्या लगाया, इन्होंने आईएनजी बैंक को ही अक्वायर कर लिया। ठीक है, और वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट बैंक्स कोटक बैंक बन चुका है। ठीक है, सो एक जमाने में जिस बैंक को बहुत अंडर वैल्यू किया जाता था, आजकल एचडीएफसी के बराबर कोटक को माना जाता है। तो इतना एग्रेसिव इन्होंने बिजनेस ग्रोथ किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज टू ऑब्टेन द टैक्स एडवांटेजेस। अब ये दिस बिकम्स वन ऑफ द रीजंस कि अगर एक लॉस मेकिंग कंपनी को अगर दूसरा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एक्वायर कर लेती, लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर करने के पीछे वजह होती है, एक तो ये लॉस मेकिंग सस्ते में मिलती है, इसका वैल्यूएशन गिर जाता है, और दूसरा इसके लॉसेस का सेट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ले सकती है, और लॉसेस का सेट ऑफ लेने के बाद आफ्टर क्लेमिंग द सेट ऑफ लॉसेस इनकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती है, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। कॉर्पोरेट दे आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एट ए रेट, मतलब सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन से सब मिला के 35-40% से इनका टैक्स जाता है। तो अगर किसी बिजनेस में 10-20 हज़ार करोड़ का लॉस है, तो 20 हज़ार करोड़ के फ्लैट 40% मतलब 8 हज़ार करोड़ का टैक्स सेविंग होगा। तो ऐसे लॉस मेकिंग बिजनेस को 3-4-5 हज़ार करोड़ देके भी खरीद लेते हो तो भी आपका फायदा है। ओके, न केवल उसके कस्टमर्स मिलते हैं, न केवल उसका बिजनेस नेटवर्क मिलता है, न केवल असेट्स मिलती है, बल्कि उसके लॉस का भी सेट ऑफ हो जाए।
ओके चलो। तो तो ऑब्टेन टैक्स एडवांटेज उसका एक एग्जांपल है वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट का इंडिया का जो बिजनेस था वो बहुत लॉस मेकिंग था। 2017 में 8,770 करोड़ तक का लॉस हो चुका था फ्लिपकार्ट को। और उस वक्त वॉलमार्ट एक इंटरनेशनल जायंट है, इसने फ्लिपकार्ट का बिजनेस एक्वायर किया। और फ्लिपकार्ट का बिजनेस एक्वायर करने के बाद अब क्या चल रहा है फ्लिपकार्ट में, मतलब फ्लिपकार्ट का तो कस्टमर बेस बहुत ज़बरदस्त बढ़ चुका है। ठीक है, सो इस लॉस मेकिंग बिजनेस को जब एक्विजिशन किया, वॉलमार्ट ने एक्वायर किया था, तो पीपल वर सरप्राइज्ड, भाई ये 8,700 करोड़ के लॉस वाली कंपनी को इतना ज़्यादा पैसा देके क्यों ही एक्वायर किया जा रहा है। लोगों को ये बात समझ में ही नहीं है, तब ऑनलाइन बिजनेस इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। लेकिन ये फ्लिपकार्ट वालों ने इतना कैश बर्न किया था, इतना कैश बर्न किया था इंडिया में फ्लिपकार्ट को सेट करने के लिए, ठीक है, और इनको लॉसेस भी हुए थे। तो ऑलमोस्ट इनका बिजनेस खत्म ही हो गया था, लेकिन उसके बावजूद वॉलमार्ट में हैवी पैसा देके, हैवी कैश देके दे एक्वायर्ड द बिजनेस। ओके, तो उसके बाद पॉइंट नंबर 8, नीड में टू हैव एक्सेस टू बेटर टेक्नोलॉजीज। टू हैव एक्सेस टू बेटर टेक्नोलॉजीज मतलब वो एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि बजाज जो थी, जो स्कूटर बिजनेस में थी, ठीक है, और स्कूटर का मार्केट ऑलमोस्ट इनका खत्म हो चुका था। तो इनको स्कूटर से शिफ्ट होना था टू व्हीलर सेगमेंट में, मोपेड वाली सेगमेंट में। और मोपेड में, ठीक है, इन्होंने प्रीमियम बाइक्स सबसे पहले इंडिया में लॉन्च, और उसकी टेक्नोलॉजी उन्होंने केटीएम से खरीदी। ठीक है, सो केटीएम के साथ उन्होंने यानी केटीएम को अक्वायर करने के बाद इनका जो मार्केट कैप बढ़ा है वो तो बताइए। द नाइन्थ, टू कम ग्लोबली ग्लोबली कॉम्पिटेटिव, मतलब कई सारे बिजनेस, एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, ठीक है, वो डोमेस्टिक प्लेयर्स करके रह जाता है, लेकिन इनमें क्षमता होती है, पोटेंशियल होता है, न केवल डोमेस्टिक कंट्रीज का बल्कि इंटरनेशनल बिजनेस। तो टाटा मोटर्स जो केवल एक डोमेस्टिक प्लेयर इंडिया में, उन्होंने अच्छा खासा फोर व्हीलर सेगमेंट में मार्केट शेयर तो एक्वायर किया ही था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मकसद थी कि इंडियन मार्केट्स को भी पेट किया जाए, और इसलिए उन्होंने जागवार का, रेंज रोवर का एक्विजिशन कर लिया। ओके, हालांकि कई सारे सालों तक इनको ये लॉस होते रहा जागवार का एक्विजिशन बाद, लेकिन एट प्रेजेंट इसका रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद, और जैसे ही ई व्हीकल के सेगमेंट में उन्होंने कर किया, वैसे ही यानी टाटा मोटर्स का मार्केट कैप प्रायर टू एक्विजिशन ऑफ जागवार वाज वेरी गुड। एक्विजिशन ऑफ जागवार के बाद भी ये बढ़ गया, लेकिन जैसे ही जागवार की यूनिट में उनका लॉस होना शुरू हुआ, रेंज रोवर की यूनिट में इनका लॉस होना शुरू हुआ, तो टाटा मोटर्स का इंडिया में मार्केट कैप बहुत जबरदस्त टाइप से गिरा। लेकिन फिर से इन्होंने डेट रिस्ट्रक्चरिंग किया, और डेट रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद एट प्रेजेंट टाटा मोटर्स का जो शेयर, यानी 2019 में टाटा मोटर्स के शेयर की प्राइस जो थी वो 70-80 रुपये तक आ गई थी, वो बढ़ के अब पहुंच चुकी है तकरीबन आज की प्राइस 650 रुपये तक पहुंच चुकी है। ठीक है, सो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ भी आ चुका है अभी, और टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है इफ दे, मतलब उनके लिए एक सेपरेट कैटेगरी बनाई गई है, अगर वो टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रेफरेंस दिया गया। तो दिस इज व्हाट, यानी कई सारे लोगों ने तो टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर खरीदने के लिए टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा है, और वो भी प्रीमियम दाम देके। मतलब एक महीने पहले इस शेयर का भाव 550 रुपये तक था, अब तो ये 630-640 तक पहुंच। ओके, नाउ नेक्स्ट, टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। ठीक है, वोडाफोन और आइडिया इज द बेस्ट एग्जांपल। दोनों के सब्सक्राइबर बेस कम हो रहे थे, तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, ठीक है, दे गॉट मर्ज्ड विद ईच अदर। वोडाफोन और आइडिया मर्ज होके वीआई बना। ओके, so these are some of the needs behind corporate restructuring। हर एक मोटिव का एक ही एग्जांपल देने की कोशिश है। सबसे पहला था टू इनहांस शेयर होल्डर्स वैल्यू, दूसरा था ऑर्डरली रिडक्शन ऑफ एक्टिविटी, तीसरा डिप्लॉइंग सरप्लस कैश, चौथा एक्सप्लॉइटिंग इंटरडिपेंडेंस, देन रिस्क रिडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ कोर कंपेटेंस, टैक्स बेनिफिट्स लेना, एक्सेस टू बेटर टेक्नोलॉजी, ग्लोबली कॉम्पिटेटिव बनना, और इंक्रीज मार्केट शेयर में बढ़ोतरी लाना। ठीक है, दिस आर सम ऑफ दिस। देखो यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दिए, अगर आपकी मॉड्यूल में जो दिए हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। इसके अलावा भी देर आर मेनी रीजंस बिहाइंड कैरिंग आउट रिस्ट्रक्चर, लेकिन आप इससे लिख के आते हो तो भी काफी है। एग्जाम्पल पॉसिबल है तो एग्जाम्पल कोट कीजिएगा, नहीं तो पॉइंट्स भी लिखें तो दैट विल बी मोर देन। अब
आज का लेक्चर थोड़ा सा जल्दी छोड़, रीजन बिंग दूसरा लेक्चर है इसके बाद। तो आज के लिए अपन यहीं पर रुकते हैं, अपन फिर मिलेंगे कल के सत्र में, ठीक है। सो आगे का डिस्कशन कल के सत्र में कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी कोई क्वेरी है अभी तक, बस आपकी वॉइस नहीं आ टाइप करके। सर प्लीज सेंड पीपीटी इन द ग्रुप। अरे बिल्कुल, शायद रेगू जी आप भी यही कहना चाहते थे कि पीपीटी नहीं आई है, आपका मैसेज आया था। तो आज बिल्कुल मैं टीम को बोल देता हूँ, इसका पीडीएफ जो है वो आपके साथ शेयर। और किसी की कोई ख्वाहिश? ओके, जी का भी यही कहना था। चलो ओके, चलो फिर आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। हैव अ नाइस डे, लेट अस मीट टुमारो। बाय बाय।